हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज से हम अपनी बुक दुर्वा शुरू करें। दुर्वा के सभी चैप्टर्स हम इस सीरीज में देखेंगे। तो जो सबसे पहला चैप्टर हम ले रहे हैं वो है चिड़िया और चुरुंगुन। ये एक कविता है और इस कविता को लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। इसमें चिड़िया एक माँ और चुरुंगन उसका एक छोटा सा चिरौटा है जिसका नाम चुरुंगुन है। वो किस तरीके से अभी उड़ना नहीं सीख पाता, लेकिन उसके अंदर की जो जो कल्पनाएं हैं वो कैसे अपनी माँ को बता रहा है कि हाँ मुझे उड़ना आ गया है, मैं उड़ूंगा। तो माँ बार बार उसको मना करती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करो क्योंकि तुम अभी उड़ना नहीं सीख पाए हो। तो चलिए ये कविता देखते हैं। सबसे पहले हम इसका लाइन बाय लाइन आपको अर्थ समझाएंगे और फिर लिखने का तरीका कि इसका भावार्थ हम किस तरीके से लिखेंगे। देखिए, जब हम समझते हैं तो हम उसको सरल लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे खासतौर से जैसे हम संवाद करते हैं, जैसे हम बातचीत करते हैं, इसी लैंग्वेज में हम किसी भी कविता को, दोहे को, छंद को हमेशा हम उसको समझेंगे। लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसके लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। तो जब हम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है कि कौन से कवि हैं, उन्होंने इस पूरे पैरा में कोई भी पैरा, जैसे सपोज एक पैरा दिया गया है, हम आपको एक एक पैरा करके समझाएंगे, तो उस पैरा के अंतर्गत क्या समझाने की कोशिश करी है कवि ने, हम पहले इसको बताते हैं, फिर उसका भावार्थ लिखना शुरू करते हैं। भावार्थ और अर्थ में क्या अर्थ तो हम सीधे सीधे समझा देते, इसका ये अर्थ, इसका ये अर्थ ही हो जाता है। भावार्थ का मीन होता है कि भाव जो फीलिंग है वो भी हम समझाएं और प्लस अर्थ भी समझाएं। हम दोनों चीजें समझाते हुए जब लिखते हैं तो वो भावार्थ कहलाता है। और जब हम आपको पोयम पढ़कर बताएंगे और तब उसका समझाएंगे तो वो अर्थ होगा कि फटाफट हम उसका आपको अर्थ बताते जाएंगे कि अर्थ क्या निकलेगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला पैरा है, छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात, माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। तो देखिए, कविता हमेशा लय के साथ पढ़िए, ये ध्यान रखिए। कविताएं जब भी आप कहीं पे भी देखते होंगे, टीवी में या नेट पे कहीं पे भी देखेंगे, अगर वहां पर कोई कवि कविता को पढ़ रहा है तो हमेशा देखिए वो लय के साथ पढ़ता है, गाता नहीं है। मतलब हम लय पकड़ते हैं, मतलब जिसको हम सेमी सिंगिंग बोलते हैं, वो उस तरीके से चलता है। तो इसी तरीके से देखिए, अभी हमने आपको बताया पढ़ के, तो उसी तरीके से आप हमेशा कविता को पढ़िए। अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको समझा दिया, चिड़िया माँ है और चुरुंगुन उसका एक छोटा सा चिरौटा है, उसका नाम चुरुंगुन है। तो क्या है, छोटा सा चुरुंगुन जो है वो अपना घोंसला छोड़कर घोंसले के बाहर आया है। अभी तक अंदर था घोंसले के, अब थोड़ा सा वो बाहर आया। छोड़ घोंसला बाहर आया, तो घोंसला कैसा होता है, छोटा सा ये होता है। अभी तक तो वो अंडे के अंदर था, अब क्या है, वो अंडे के बाहर आ चुका था। लेकिन अभी उसको समझ नहीं थी, माँ आके खिलाती थी, सब करती, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा समझ आया, तो वो थोड़ा सा बाहर निकल के झांकने लगा है। उसने क्या देखा, देखी डालें देखे पात, यानी कि उसने आसपास के पेड़ों की डालें देखी और पत्ते देखे, जितने भी आसपास की डालें और पत्ते थे वो उसने देखे। और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। अब क्या होता है, जब हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं ना, तो कैसे खुरु खुरु करके आवाज करते हैं, वैसे ही आवाज हो रही थी। तो फिर और वो क्या सुनता है कि आपस में पत्ते हिलमिल के, मतलब दोस्त थे तो ये पत्ते आपस में, तो वो हिलमिल के आपस में क्या बात कर रहे हैं वो बड़े ध्यान से सुनता है। माँ क्या मुझको उड़ना आया, अब वो अपनी माँ से पूछता है। जब वो अपने घोंसले से बाहर आया तो उसने सब चीजें देखी, तो उसने सीधे अपनी माँ से क्या पूछा, क्या मुझको उड़ना आ गया है माँ, मैं उड़ सकता हूं। तो माँ क्या कहती है, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। माँ कहती क्या, नहीं चुरुंगुन तुमको अभी उड़ना नहीं आया है, ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम उड़ने लगे हो। तो इस तरीके से देखो, हमने लाइन बाय लाइन आपको अर्थ समझा दिया। अब इसका हम कैसे लिखेंगे, कॉपी में अगर आपको कहीं पे लिखना आ जाए, कुछ आ जाए, तो कैसे आप उसका भावार्थ लिखेंगे ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले जैसे हमने भावार्थ डाल दिया, यह कविता हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। देखिए, हमने पहले ही बता दिया, कवि का नाम लिखना
पहले जरूरी होता है। तुमने बता दिया कि ये कविता हरवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। इस कविता में कवि ने किसी चिड़िया के चूजे की बाल सुलभ जिज्ञासा का वर्णन किया है। बाल सुलभ जिज्ञासा मतलब जब छोटा बच्चा होता है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें जानने और देखने की इच्छा होती है, वो देख क्या क्या रहा है, वो सब सारी चीजें जो हैं इस पैरा में हमको समझाई गई हैं। नन्हा चूजा जल्दी से उड़ना चाहता है ताकि पूरी दुनिया देख सके और उसके बारे में जान सके। तभी तो कहता है ना, माँ क्या मुझको उड़ना आया, मतलब वो जल्दी से उड़ना चाहता है और आसपास की सारी दुनिया एक्सप्लोर करना चाहता है, सब चीज की उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए, सब कुछ चीजें वो देख ले। उस चूजे का नाम चुरुंगुन है। चुरुंगुन घोंसले से बाहर निकलता है और डालियां तथा पत्तों को देखता है। देखिए अर्थ यहां से शुरू हो रहा है। अभी तक हमने क्या दिया, हमने अभी सिर्फ ये इसके भाव को समझाया। यहां पर जितना हमने लिखा था ये अभी इस पूरा जो हमने पैरा समझा है इसका भाव समझा है। ठीक है, सबसे पहले जो हमने क्या समझा है, भाव। यहां से यहां तक भाव था, अब यहां से इसका अर्थ शुरू हो रहा है। देखिए अब हुआ ना भाव और प्लस अर्थ। हमने 2 लाइनों में आपको भाव समझाया, फिर उसके बाद हम उसका अर्थ शुरू करें, इसीलिए यह कहलाता है भावार्थ, भाव के साथ अर्थ को समझाना। अब क्या हुआ, चुरुंगुन घोंसले से बाहर निकलता है और डालियां तथा पत्तों को देखता है। जब पत्ते सरसराते हैं तो उसे लगता है कि वे आपस में बात कर रहे हैं। उसे लगता है उसे उड़ना सीख लिया है, लेकिन जब वह अपनी माँ से पूछता है तो क्या उसे उड़ना आया, तो उसकी माँ कहती है नहीं, यह केवल उसके मन का भ्रम है। उसको समझाती है माँ, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, अर्थात तुमको इस चीज का भ्रम है कि तुमको उड़ना आ गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम उड़ लोगे। अब उसके बाद आगे नेक्स्ट पैरा आता है। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। अब क्या है, अभी उसको उड़ना तो आया नहीं है, लेकिन वो चिड़िया के छोटा बच्चा से फुदुक फुदुक के चल लेता है ना, तो उसी तरीके से वो भी फुदुक फुदुक के चल रहा था। तो उसने क्या, वैसे ही चलते चलते वो अपने घोंसले से बाहर आया। क्या क्या देखा, डाली से डाली पे पहुंचा, मतलब फुदुक फुदुक के वो घोंसले के बाहर आया, डाली पे पहुंचा, एक डाली से दूसरी डाली पर पहुंचा, दूसरी डाली से तीसरी डाली पे पहुंचा, मतलब वो चलते चलते फुदुक फुदक के जो है वो एक डाली से दूसरी डाली पर जा रहा था। तो डाली डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल। अब इसी तरह जब वो चलते चलते सब डाली से डाली पे जा रहा था तो उसने क्या देखा, बहुत सारी कलियां देखी, बहुत सारे फूल देखे। ऊपर उठकर फुनगी जानी, और क्या हुआ, जब पेड़ पे फुदकते फुदकते वो पेड़ के ऊपर तक पहुंचा तो पेड़ का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा क्या कहलाता है, फुनगी कहलाता है, जो थोड़ा सा ऐसे पतला सा होता है। तो क्या हुआ, सबसे ऊपर उठ के उसने फुनगी को जान लिया कि फुनगी कैसी होती है। फिर नीचे झुककर जाना मूल। अब जब नीचे झुक के देख रहा है डाली से नीचे, तो मूल मतलब जड़। मूल का क्या मतलब होता है, जड़। पेड़ की जड़ को भी उसने पहचान लिया। नीचे झुका और नीचे पेड़ की जड़ को भी देखा। इस तरह वो पेड़ जहां वो रह रहा है वो सब चीजें जान रहा है। अब फिर वो माँ से पूछता है, माँ क्या मुझको उड़ना आया, तो माँ बोलती है नहीं चुरुंगुन तुमको अभी उड़ना नहीं आया, ये सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है कि तुम उड़ लेते हो। अब कैसे लिखेंगे, देखिए, चुरुंगुन एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है और फूलों तथा कलियों को देखता है। जब वह पेड़ के नीचे झांकता है तो उसे जड़ों के बारे में पता चलता है, और जब वह फिर से पूछता है, वो फिर से अपनी माँ से पूछता है क्या उसे उड़ना आया, तो उसकी माँ कहती है कि यह केवल उसके मन का भ्रम है, ऐसा नहीं है कि वो उड़ लेगा। अब कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, वो एक पेड़ से एक डाल से दूसरी डाल पे जाने लगा,
फूलों को देख रहा है, फलों को देख रहा है। अब जब वो फलों को देख रहा है तो उसने फलों को खाना भी शुरू कर दिया है धीरे धीरे। तो उसने क्या दिया, कच्चे पक्के फल पहचाने। अब कच्चे फल कैसे होते हैं, पक्के फल कैसे होते हैं, तो वो कैसे पहचानेगा। तो वो क्या करता था, वो जब फल देखता तो वो फल को काट के खा लेता था, थोड़ा तो खाता और थोड़ा नीचे गिरा देता था। अब जब वो खाता था तो उसको पहचान हो जाती थी, नहीं ये टेस्टी है यानी कि ये पक चुका है, और ये अभी जो है कसैला लग रहा है तो कच्चा है, ये अभी नहीं खाना चाहिए। तो इस तरीके से उसने कच्चे और पक्के फल पहचान लिए, खा खा के थोड़ा सा खाता और थोड़ा सा नीचे गिरा देखता। फिर क्या, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। फिर वो क्या कहता है, मेरे जितने साथी हैं, खाने और गाने के, गाने क्या चिड़िया गाती है तो रहती है, ची 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 करके गाती रहती है, तो उसी तरह चुनमुन कहता है कि मेरे खेलने गाने और खाने के जितने भी साथी हैं वो सभी मेरी बाट देख रहे हैं। बाट मतलब मेरा रास्ता देख रहे हैं कि मैं उनके साथ आऊं, खेलूं। तो क्या माँ मुझे मुड़ना आ गया, अब मैं तो उड़ सकता हूं, अब मैं उड़ने जा। तो माँ बोलती है नहीं चुरुंगुन, अभी तुमको उड़ना नहीं आया, ये अभी तुम्हारे मन का भ्रम है। क्योंकि माँ पहचानती है कि बच्चा कब कॉन्फिडेंट है, कब उसके पैरों में ताकत आई है, वो कब उड़ सकता है, लेकिन माँ जानती है अभी वो नहीं उड़ सकता, तो मना कर देती है माँ कि नहीं तुमको अभी उड़ना नहीं आया है। तो क्या कहते हैं, अपने आसपास की दुनिया को जानने और समझने के क्रम में चुरुंगुन कुछ फलों को खाता है और कुछ को नीचे गिरा देता है। भाई देखता है ना कि कैसा फल होता है, क्या होता है, तो वो सब पे चोंच मार रहा होता है। इस तरह से उसे कच्चे और पके फलों की पहचान हो जाती है। उसे लगता है कि मौज मस्ती के लिए उसके साथ ही उसका रास्ता देख रहे हैं, मतलब और भी जितने चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं वो सभी उसका रास्ता देख रहे हैं। वह अपनी माँ से अपना सवाल दोहराता है तो उसे फिर वही जवाब मिलता है, अभी उसे उड़ने में देर लगेगी, कि अभी उसको अभी इतनी ताकत नहीं आई है कि वो उड़ सके। फिर उस तरु से इस तरु पर आता, तरु मतलब पेड़, उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूं धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूं ठोक ठठोर, माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। तो अब यहाँ क्या कहता है, उस तरु से इस तरु पे। अब चुरुंगुन जैसे धीरे धीरे उड़ तो नहीं पाता है अभी, अब क्या वो फुदक फुदक के चल रहा है, तो अभी तक तो अपने पेड़ पे वो कूद रहा था, अब कूदते कूदते वो दूसरे पेड़ पे भी पहुंच गया। एक तरु से मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी वो जाने लगता है। जाता हूं धरती की ओर, क्या होता है, अब मैं धरती की ओर जाता हूँ, पेड़ पे तो कूदने लगा, अब मैं धरती पे भी उतरता हूँ। दाना कोई कहीं पड़ा हो, मतलब कहीं कोई खाने की चीज पड़ी हो तो मैं उसको चुनकर ले आता हूँ। चुन लाता हूँ ठोक ठठोर, मतलब ठोक ठठोर मतलब कहते हैं ना कि कोई चीज लेना तो ठोक बजा के लेना कि मजबूत है, अच्छी है नहीं, तो वही कहता है मैं चुन लाऊंगा देख कर कि वो अच्छी है या नहीं। माँ क्या मुझको उड़ना आया, फिर से वो अपना सवाल दोहराता, तो माँ बोलती नहीं, अभी तुमको उड़ना नहीं आया, अभी भी ये तुम्हारे मन का भ्रम है कि तुम उड़ सकते हो। तो कैसे, अब चुरुंगुन थोड़ा बड़ा हो चुका है, अब वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी चला जाता है, कभी कभी वह धरती पर जाकर दाना भी चुगलाता है, लेकिन अभी भी उसकी माँ कहती है कि अभी भी उसको उड़ना नहीं आया है, उसे अभी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूं अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ता जा परमार, मां क्या मुझको उड़ना आया, आज सुफल है तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया। तो अब ये जो लास्ट पैरा हमारे सामने आया है इसमें क्या बोल रहा है कि वो अब चुरुंगुन क्या बोल रहा है कि कहीं अज्ञात गगन, गगन तो अभी तक उसके लिए अज्ञात है क्योंकि वो अभी तक उड़ना नहीं जानता, तो जो अब अभी तक उड़ा नहीं है तो वो गगन से परिचय यानी आकाश से उसका परिचय नहीं हुआ, तो उसके लिए अभी अज्ञात है। तो क्या बोलता है, कहीं अज्ञात गगन से जो है वो मुझे कोई पुकार रहा है, अनिवार्य पुकार मतलब बराबर मुझे पुकारता जा रहा है कोई, मुझे कोई अंदर से कहता है। अब मुझे कोई पुकार रहा है तो चुरुंगुन क्या कहता है, मुझे अंदर से आवाज आ रही है, मेरे अंदर से, चुरुंगुन बोलता है मेरे अंदर से अब आवाज आ रही है, कोई कहता है
उड़ता जा परमार। क्या बोल रहा है कोई अंदर से कि अब उड़ जाओ, तुम उड़ जाओ और पर खूब जोर से ताकत से उड़ाओ, तुम उड़ जाओगे। माँ क्या मुझको उड़ना आया, फिर से वो अपना क्वेश्चन दोहराता है अपनी माँ से, माँ क्या मुझको उड़ना आया। तो माँ कहती है हाँ, आज तुम्हारे डैनों में, डैने मतलब पर, पंख जो होते हैं, आज तुम्हारे डैनों में ताकत आ चुकी है और तुम्हारा शरीर भी मजबूत हो चुका है, अब तुमको उड़ना आ जाएगा, अब तुम उड़ो। अब उसकी माँ ये कहती है। तो अब यहां पर क्या बोल रहा है, अब चुरंगन को ऐसा लगता है कि नीला आकाश उसे लगातार पुकार रहा है कि आ जाओ मेरे पास। उसे लगता है कि उसके अंदर की कोई शक्ति कह रही है कि जोर लगा के उड़ जा और पंख फड़फड़ाते हुए बस उड़ता ही चला जा। मतलब जोर लगाओ, अपने पंख फैलाओ और जोर से उड़ते ही जाओ। इस बार जब वह अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसे उड़ना आ गया है, जब वो पूछता है माँ से क्या मुझको उड़ना आ गया है, तो उसकी माँ का जवाब अलग होता है। उसकी माँ कहती है कि हाँ, उसके शरीर में ताकत आ चुकी है और उसके डैने इतने मजबूत हो चुके हैं कि वह उड़ने का पूरा आनंद ले सकता है। मतलब शरीर भी मजबूत हो, बोलते ना जब भी बच्चा चलेगा तो शरीर मजबूत होना चाहिए, उसी तरीके से पक्षी का भी शरीर और पंख मजबूत होने चाहिए, तभी तो वो उड़ पाएगा। पहला प्रश्न क्या है, नमूने के अनुसार लिखो। नमूने के अनुसार का मतलब क्या है, आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, पहले उस एग्जाम्पल को समझिए कि उसमें किया क्या गया है, फिर उस पर आधारित आगे हम प्रश्न देखेंगे। तो क्या दिया है, छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात। तो ये हमारी कविता की प्रथम दो पंक्तियां हैं, दो पंक्तियां दी गई हुई हैं। तो अब वो पंक्तियों को सरल हिंदी में यहां पर दिए दिया, उसको सरल हिंदी में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हमें समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। हमारे सामने कविता की कुछ पंक्तियां रखी जाएंगी जिन्हें हमें उसे सरल हिंदी में लिखना है। जैसा हमने आपको समझा चुके हैं, तो लिखना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो बस देखते हैं कैसे हुआ। क्या दिया इसमें, चुरंगन घोंसला छोड़कर बाहर आया, उसने डाले और पत्ते देखे। तो ये हमने इस तरीके से लिखा। आप देखते हैं अब क्वेश्चन हमारे सामने क्या आया, डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल। मतलब एक डाली से दूसरी डाली पे चुरंगन पहुंच गया और उसने बहुत सारी कलियां और फूलों को देखा। सिंपल हमें सही करना है, जैसे वो दिया हुआ है उसे हमें सरल हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्या है, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। चुरंगन क्या कहता है, मेरे खाना और गाना गाने के जो साथी हैं, अर्थात मेरे जो दोस्त हैं, वो सभी मेरी राह देख रहे हैं। मतलब मैं उनके साथ खेलने आऊं तो मेरी राह देख रहे हैं। फिर दूसरा, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। मतलब क्या हुआ, उसने जो चुरंगन जो है वो कच्चे फल पहचानने लगा है। कच्चे और पक्के फल कैसे पहचानने लगा है, उनको काटता है, कुछ खाता है और कुछ नीचे गिरा देता है। तो इसी तरीके से देखिए, सिंपल सरल सरल हिंदी में हमको इनके वाक्यों को लिखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्या है, उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूं धरती की ओर। मतलब क्या है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चुरंगन एक तरु से दूसरे तरु पे आता जाता रहता है, वह धरती की ओर भी जाता है। यानी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता रहता है और धरती की तरफ भी जाता है। तो इस तरीके से पहला प्रश्न देखा हमने। अब दूसरा क्या है, कविता से आ रहा है। कविता से क्या पूछा इन्होंने, चुरंगन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से क्यों पूछता है। वो हर 4 पंक्तियों के बाद पूछ रहा है, माँ मुझको क्या उड़ना आया। तो माँ बोलती नहीं चुरंगन तू भरमाया। ये लाइन हर जगह रिपीट हुई है। तो वो बार बार क्यों पूछता है, वो इसलिए पूछता है क्योंकि वो उड़ना चाहता है, उड़ने के लिए बहुत उतावला हो रहा है, वो दुनिया आसपास की चीजों को जानना और समझना चाहता है। तो इसलिए वो जिज्ञासावश बार बार अपनी माँ से यही प्रश्न पूछता है। तो क्या दिया है, चुरंगन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से प्रश्न पूछता है क्योंकि वह अभी नादान है। उसे पता नहीं कि उड़ना किसे कहते हैं, उड़ने लायक कब बनाया जाता है। वह माँ से यह जानना चाहता है कि वह उड़ने लायक हो गया है कि नहीं। अब वो बार बार कैसे उड़ेगा, कैसा हम होंगे, तभी तो ये सब चीजें हम जान समझ पाएंगे। तो इसीलिए वो बार बार अपनी माँ से पूछता रहता है। फिर क्या दिया है, चुरंगन को कौन सी चीजें
चीजें अच्छी लगती हैं। क्या चीजें अच्छी लगती हैं, जो बार बार बता रहा था ना, उसे इधर उधर घूमना फिरना अच्छा लगता है। तो कविता के आधार पे उसने जो जो चीजें करी है वो हम लिखेंगे। क्या दिया है, चुरंगुन को डालों पत्तों पर घूमना, पत्ते पर हिल मिल कर बातें करते देखना, कलियों और फूलों को देखना, कच्चे पक्के फल खाना, अपने साथियों के साथ खेलना, कभी वृक्षों पर आना जाना, धरती की ओर जाना तथा नीला गगन देखना अच्छा लगता है। मतलब क्या है यहाँ पर कि उसने कविता भर में जितनी भी सारी चीजें एक्टिविटी की हैं, इधर उधर जाना, देखना, करना, वो सारी चीजें हम लिखेंगे। वो इसीलिए कर रहा है ना क्योंकि उसे अच्छी लगती हैं, तो वो सारी चीजें हम इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट, चुरंगुन अभी अभी अपने घोंसले से निकला, फिर भी वह पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। तुम किन चीजों के बारे में जानना चाहते हो? तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस वाले प्रश्न में सभी छात्रों के, मतलब आप लिखेंगे, आपके फ्रेंड्स लिखेंगे, सबके आंसर अलग अलग होंगे क्योंकि हर बच्चा अलग अलग चीज के बारे में जानना चाहता है। कोई अंतरिक्ष के बारे में जानना चाहता है, तो कोई समुद्र के बारे में जानना चाहता है, कोई पेड़ों के बारे में बहुत जानकारी इकट्ठा करना चाहता है, कोई आकाश में उड़ रहे तमाम तरह के पक्षियों के बारे में, कोई रेप्टाइल्स के बारे में। मतलब हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको उसमें लिखना है। तो हमने जैसे इसी तरह से यहाँ पे क्या दिया है, छात्र लिखें कि वह किन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब आप किन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। तो जैसे आप लिख सकते हैं क्या है, पशु पक्षी के बारे में जानना चाहते हैं, समुद्र में टहलने वाले जीवों के बारे में, मतलब समुद्र के अंदर कौन से जीव रहते हैं उनके बारे में आप लिखना चाहते हैं, ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में लिखना चाहते हैं, जो आपके हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में आप जानना चाहते हो। तो जिस चीज़ के बारे में भी आप जानना चाहते हो वो चीज़ आप लिखेंगे, आप किस बारे में जानना चाहते हैं। तो इसको आप कैसे लिखोगे, जैसे सपोज हम जानना चाहते हैं समुद्र में रहने वाले जानवरों के बारे में, तो क्या लिखेंगे आप उसमें सबसे पहले लिखेंगे हम समुद्र में रहने वाले जानवरों के बारे में जानना चाहते हैं। अब उनमें क्या होते हैं, उनमें ऑक्टोपस हैं, वेल्स हैं, बड़े बड़े हैं वेल्स हैं, आपके छोटी मछलियाँ भी हैं, आपके परजीवी भी हैं, आपके क्या कहते हैं शैवाल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें समुद्र के अंदर होती हैं। समुद्र के अंदर बहुत सारे ज्वालामुखी भी होते हैं। तो आप जिस चीज़ के बारे में उसके बारे में आप पूरी लिस्ट बना दो कि उसमें हमें क्या क्या जानना है। जैसे समुद्र के बारे में, तो समुद्र के अंदर आप क्या क्या चीज़ें जानना चाहते हो वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख दोगे। नेक्स्ट क्या है, क्रम में लगाओ, क्रम में लगाना है। ठीक है, कैसे दिया है, नीचे कुछ चीजों के नाम लिखें, चुरंगुन ने पहले किसे देखा, क्रम में लगाओ। अब ये कविता के आधार पर लगाना, कविता में सबसे पहले उसने क्या चीज देखी। तो अब ये देखिए इतनी सारी चीजें हमारे सामने दी हुई हैं, तो इसमें हम देंगे कि उसको क्या चीज जाननी है। यहाँ पर क्या दिया है, उसने सबसे पहले डाल देखी, फिर पात देखी, फिर पात मतलब पत्ते, कलियां देखी, फूल, फुनगी, फल, साथी, तरु, धरती, दाना, गगन। तो इस तरीके से उसने बहुत सारी चीजें देखी। तो लाइन से वो जो जो चीजें देखता जा रहा था, हम वो चीजें जो है उसको मेंशन करेंगे। ये आप कविता सामने देखिएगा और कविता के हिसाब से आप उनको लाइन में लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, अब और चुरंगुन उड़ गया। अब चुरंगुन उड़ गया, अभी तक कविता में हमने ये दिखाया कि हाँ उसको माम ने परमिशन दे दी, मगर अब सपोज अगर चुरंगुन उड़ गया तो उसके बाद क्या होगा, क्या हुआ। उड़ने के बाद चुरंगुन कहाँ कहाँ गया होगा, उसने क्या क्या देखा होगा, अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए यहाँ पे आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो अब चुरंगुन बहुत ही जिज्ञासु चुरौटा था, तो क्या था, वो सब जगह जाना चाहता था, सब कुछ जानना चाहता था। तो सब अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आप हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी हैं, सब अलग अलग तरीके से लिखेंगे। तो हमने किस तरीके से लिखा है ये देखते हैं। उड़ने के बाद चुरंगुन खेत खलियानों बागों में गया होगा, वहां उसने फसलों के रंग बिरंगे खुशबूदार फूल, नदियों, आदमी, पशु, पक्षियों को देखा होगा। तो चुरंगुन को ये सारी चीजें बहुत पसंद थी क्योंकि वो हर एक चीज के बारे में जानना चाहता था। तो ये सब चीजें देखी होंगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि चुरंगुन अपने साथियों के साथ दूर तक निकल गया, उसने बहुत सारी तरह की तितलियां देखी, फूल देखे, भौरे देखे। तो जितनी भी सब चीजें हैं वो सारी चीजें आप ऐसे लिखोगे। अब क्या दिया है, वचन बदलो। देखिए हमने आपको बताया था ना व्याकरण आधारित प्रश्न भी आएंगे, तो ये वही दिया है। जैसे घोंसला दिया था, तो उसके क्या है, घोंसले, घोंसलो। तो दो तरीके से बन रहे हैं, तो इसी तरीके से हमें बनाना है। क्या दिया है, डाल, डाले,
डालों, बात बातें बातों, कली कलियां कलियों। तो देखिए फॉर्म कैसे चल रहा है, ये ध्यान रखना है। ये जो आ रहे हैं ये सभी बहुवचन है और इसी तरीके से इस्तेमाल भी किए जाते हैं। फूल फूलों, फल फलों। कुछ शब्द तो हमारे दो तरीके से यूज किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ हमेशा ही एक ही तरीके से इस्तेमाल किए। जैसे फूल, फूल शब्द कहने के लिए तो एक वचन है, लेकिन ये कभी कभी बहुवचन में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। तो फूल अपने आप में भी बहुवचन है, लेकिन यहां पर हमने एक वचन के रूप में इस्तेमाल किया है। तो फूल का क्या होगा बहुवचन? फूलों, फल का फलों। आगे क्या दिया है? साथी साथियों, तरु तरुओं, दाना दाने, डैना डैने। डैना मतलब क्या होता है? पर, जो होते पंख होते ना उनको हम बोलते हैं डैने। फिर बार बार बोलो और प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाओ। क्या दिया है? डाल ढाल, बात भात, फूल मूल, दाना धान, फल पल। अब ये क्या देखिए, ये शब्द कहलाते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब क्या है इसका मतलब? श्रुति सम, श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब एक जैसा, सुनाई देने में एक जैसे, पर भिन्नार्थक, भिन्नार्थक मतलब अलग अलग अर्थ वाले, जो सुनाई देने में एक से लगे मगर जिनके अर्थ अलग हों। वही है ये सब चीजें। अब इनसे आधारित चलिए वाक्य बनाते हैं। क्या दिया है? पहला हमारा डाल और ढाल था। डाल का मतलब क्या होता है? जो डालियां। ढाल मतलब युद्ध के समय नहीं जो ढाल लगाई जाती, किसी चीज का प्रोटेक्शन किया जाता है, ढाल होती है वो चीज। तो क्या दिया है? चिड़िया डाल पर बैठी है। ढाल का उसके हाथों में ढाल भी है। ढाल होते ना, आपकी पुरानी जो है माइथोलॉजिकल फिल्म्स देखी होंगी तो वो तलवार लेते हैं तो एक हाथ में एक गोल सा होता है जो लिए रहते हैं, उसको बोलते हैं ढाल। यानी कि वो प्रोटेक्शन के लिए, सामने वाला जब तलवार से वार करे तो वो लोग ढाल आगे कर देते हैं, जिससे उसके ऊपर, ढाल के ऊपर तलवार पड़ती है, वो बच जाते हैं, तो वो ढाल कहलाती है। बात भात, बात मतलब जो, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, बात हो गई। भात मतलब चावल रहता है, गीला वाला चावल जो होता है उसको हम लोग भात बोलते हैं। तुम मुझसे बात मत करो, भात का क्या होगा? मुझे थोड़ा और भात दो। भात होता है खाने वाला चावल। फिर फूल मूल, फूल मतलब फ्लावर, मूल मतलब जड़ें, जड़ जो होती हैं आपकी वो कहलाती हैं मूल। क्या दिया है? इस फूल की खुशबू बहुत अच्छी है। मूल परिश्रम सफलता का मूल मंत्र है, मतलब उसकी जड़ क्या है? परिश्रम करोगे तभी सफलता मिलेगी। दाना धान, चिड़िया दाना चुग रही है। दाना छोटा छोटा सा दाना होता है ना, वो दाना चुगती रहती है। धान मतलब क्या होता है? चावल। चावल जो होता है जब खेत में खड़ा होता है तो वो कहलाता है धान। क्या दिया है? इस साल धान की उपज पिछले साल से ज्यादा हुई है। फल पल, पेड़ों पर फल पक गए हैं। फल मतलब फ्रूट्स, और पल मतलब मूवमेंट्स होता है ना, सडन मूवमेंट्स होते हैं, उनको पल कहते हैं। जैसे सेकेंड्स को हम लोग पल भी बोलते हैं। आग लगने के पल में सब कुछ तबाह हो गया, मतलब जब आग लगी तो उस समय सब कुछ तबाह हो गया। तो इस तरीके से इस पाठ। समुद्र के किनारे एक गांव था, उसमें एक कलाकार रहता था। यानी समुद्र होता है ना आपका सी साइड, उसमें आसपास देखिए छोटे छोटे से गांव बसे होते हैं। क्यों? वो गांव जो बसे होते हैं उनका मेन काम क्या होता है? समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ना या वहां से चीजें कलेक्ट करना, ये सब चीजें उन लोगों का पेशा होता है। इसलिए वो आते हैं वहीं। अब वहां बार बार समुद्र के इतने दूर आना जाना तो मुश्किल हो जाता है, तो वो क्या करते हैं? वो वहीं समुद्र के किनारे अपने अपने गांव बसा लेते हैं। तो ये वही था, समुद्र के किनारे एक गांव बसा हुआ था और वहां पर जो रहता था एक कलाकार था। कलाकार मतलब जो कुछ बनाता हो। क्या था? वह दिन भर समुद्र की लहरों में खेलता रहता, जाल डालता और सीपियां बटोरता। समुद्र के किनारे जब आप जाएंगे ना तो उसमें तरह तरह की सीपियां आती हैं समुद्र से निकल निकल के, तो वो उन सीपियों को कलेक्ट करता था, उनको हमेशा ले लेता था, समेट लेता था और उन्हीं से अच्छी अच्छी चीजें बनाता था। रंग बिरंगी कौड़ियां, नाना रूप के सुंदर शंख, नाना रूप के मतलब विविध प्रकार के, विभिन्न प्रकार के शंख। शंख होते हैं ना, कभी कोई लंबे से होते हैं, कोई मोटे से होते हैं, कोई चौड़े से होते, बड़े तरह तरह के शंख आते हैं होते, तो उन सबको कलेक्ट करता था। चित्र विचित्र पत्थर, यानी रंग बिरंगे पत्थर भी निकल के आते हैं समुद्र से। ना जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर ले देता था, मतलब जब वो जाल फेंकता था तो समुद्र जो है उसके जाल में ये सारी चीजें भर देता था और वो जाल को खींच लेता था।
उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता था। उनसे बहुत ही अच्छी चीजें बनाता था और बगल का जो गांव था या शहर थे उनमें जाकर ये सारी चीजें बेचता था। उसका एक बेटा था, नाम था उसका हर्ष। उस कलाकार का एक बेटा था, उसका नाम हर्ष था। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बत्तख। उसकी उम्र 11 वर्ष की थी मात्र। हर्ष की उम्र कितनी थी? 11 वर्ष की थी। मगर वो 11 वर्ष की उम्र में भी समुद्र में बिल्कुल ढटके घुस जाता था। मतलब कि उसको बिल्कुल समुद्र से डर नहीं लगता था। वो जैसे तालाब में बत्तख तैरती है वैसे वो समुद्र में ही तैरता घूमता फिरता रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहां छुट्टी मनाने आया। तो कलाकार जो था उसका एक रिश्तेदार था, उसका एक मित्र वहां पर छुट्टी मनाने आया उसी गांव में। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। उस जो आया था मित्र, उसकी एक बेटी थी मंजरी। जैसे इधर हर्ष था वैसे उसकी बेटी मंजरी थी। होगी कोई 9-10 वर्ष की, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। और उस मंजरी की उम्र क्या थी? 9-10 साल के करीबन थी और खूब सुंदर थी। जैसे कोई गुड़िया होती है ना, वैसे वो खूब सुंदर थी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता, यानी कि उसको बोलता कि चलो हम लहरों में खेलते हैं। मगर वो तो समुद्र के साथ हैबिचुअल नहीं थी, तो वो समुद्र के पास जाने से डरती थी। मगर लेके जाता था हर्ष उसको कि चलो चलते हैं। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? वो डेली डेली समुद्र के पास ले जाता था। तो मंजरी एक दिन बहुत तेज चिल्ला गई कि तुमको समुद्र से डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। तो हर्ष क्या कहता, हम मुझको डर नहीं लगता, ये लहरें तट पे आती ही हैं कि हम इनके साथ खेल सकें। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। मतलब ये दोनों बात कर रहे थे, इतने में एक बहुत बड़ी सी लहर आई। मंजरी को लगा कि हर्ष को ले जाएगी साथ में, लेकिन हर्ष तो तुरंत उछला और उस जो है लहर पर सवार हो गया और तुरंत ही वो किनारे पर आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह समुद्र की लहरों पर तैर सके। मंजरी भी डर रही थी, लेकिन वो भी अंदर से चाहती थी कि हम भी समुद्र पर तैरें। उसे यह तब और भी जरूरी लगता था, उसे ये सब चीजें तब और जरूरी लगती थी जब वहां की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती थी। और खास तौर से उसका मन तब और करता जब वहां के आसपास की लड़कियां, मतलब उस गांव की और लड़कियां जो हैं वो इन समुद्र पे खूब अटखेलियां करती थी, मगर वो नहीं कर पाती थी। और खास तौर से कनक को देखकर उसे बड़ा मन करता था। कनक क्या करती थी, हर्ष का हाथ पकड़ लेती थी और दूर लहरों तक निकल जाती थी, इधर से उधर खेलती रहती थी। उसको देखकर जो है मंजरी का बड़ा मन करता कि मैं भी जो है खेलूं। वह बेचारी थी बड़ी गरीब। कौन? कनक। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कनक की। कनक क्या है, एक दिन गई वो कि चलो भाई हम उसके क्या कहते हैं, उसके पिताजी गांव समुद्र किनारे रहते थे, मछली पकड़ना या सीपे कलेक्ट करना ये उनका काम था। एक दिन नाव लेकर गए और वो कभी लौटे ही नहीं। माँ मछलियां पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी। और क्या होता था, कनक क्या करती थी, कनक की माँ मछलियां पकड़ती थी समुद्र से लाती और उनको कलेक्ट कर बेचती। और जो क्या नाम कनक थी वो शंखों को कलेक्ट करती थी और उनकी मालाएं बनाकर बेचती थी। भाई उनके खाने पीने का कुछ तो आमदनी होनी चाहिए, पिताजी थे नहीं तो वो लोग इस तरीके से करते थे। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती थी। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी और मंजरी कनक से बहुत चिढ़ती थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी हर्ष के साथ उसकी दोस्ती, उसके पास आना बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। हर्ष के पिता, एक दिन हर्ष गया अपने पिताजी के, पिताजी जो है एक बहुत ही सुंदर सा खिलौना बना रहे थे। तो हर्ष ने पूछा। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा यह किसके लिए बनाया है? वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो हर्ष ने काफी देर तक देखता रहा और फिर उसने अपने पिताजी से पूछा, ये किसके लिए बनाया है इतना सुंदर? तो कलाकार ने उत्तर दिया, यानी कि उसके पिताजी ने उत्तर दिया,
यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मतलब कौन? मंजरी के लिए। मंजरी सबसे सुंदर थी तो उसने क्या बोला कि ये जो सबसे सुंदर लड़की है उसके लिए मैंने ये बनाया है। मंजरी सुंदर है ना? कलाकार ने बोला मंजरी बहुत सुंदर है। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है, उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में देना। 2 दिन बाद उसका बर्थडे है तो तुम ये जो पक्षी है ये उसको भेंट में दे देना। हर्ष की खुशी का पार नहीं था। हर्ष ये सुनकर बहुत खुश हुआ, बोला हाँ हाँ बाबा, मैं यह पक्षी मंजरी को दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया। वो बहुत खुश हुआ कि हाँ ये मैं मंजरी को दूंगा, और वो जो है मंजरी के पास चला गया, उसे समुद्र किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। उसको पकड़ के लेके गया समुद्र के किनारे, फिर आपस में बात करने लगा कि 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। पूछता है उससे, तो मंजरी क्या कहती, हाँ पर तुम्हें किसने बताया? वो बोलती हाँ मेरा बर्थडे तो है, लेकिन तुमको ये बात किसने बताई? तो उस क्या बोलता है हर्ष, बाबा ने। हाँ उस दिन तुम क्या करोगी? तो क्या बोलता है कि हाँ मुझे बाबा ने बताया। तो उन्होंने बोला कि तुम उस दिन बर्थडे वाले दिन क्या करोगे? जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन है उस दिन तुम क्या करोगी? सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूंगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ, वे नाचती गाती हैं। सुबह क्या करूंगी? सवेरे जल्दी उठकर नहा धोकर सभी को प्रणाम करूंगी। जितने भी बड़े लोग हैं भाई सबको हमें प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेने के लिए प्रणाम करूंगी। और फिर उसके बाद जो है जब मैं घर पे, अभी तो वो यहाँ हर्ष के यहाँ आई हुई थी, ऐसे वो घर पे रहती थी तो वो क्या करती थी, सभी सहेलियों को अपने यहाँ बुलाती थी, दावत देती थी और वे सभी नाचते गाते थे। और इसी तरह बातें करते करते वे ना जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। तो दोनों आपस में बात कर रहे थे हर्ष और मंजरी, और उठकर कब दूर तक समुद्र के अंदर चलते चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा आओ छोटी चट्टान तक चलें। सामने छोटी सी चट्टान थी तो मंजरी से उसने बोला कि चलो हम लोग उस छोटी चट्टान तक चलते हैं। मंजरी काफी निडर हो चुकी थी, मतलब इतने दिन से समुद्र किनारे आ रही थी तो थोड़ा सा निडर हो गई थी। बोली चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। अब ये दोनों बात कर रहे थे तो उसने दूर से देखा कि कनक एक बड़ी चट्टान पर बैठी हुई है। ये चीज हर्ष ने देखी। कनक ने चिल्लाकर कहा हर्ष यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया मंजरी वहां नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। तो कनक ने बोला वो बड़ी चट्टान पे बैठी हुई थी, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, वो ऊंची चट्टान पे बैठी थी। अब ये दूरी काफी थी, इतनी सारी दूरी थी, इतना इतना समुद्र पार करना था, तो ये चीज मंजरी नहीं पार कर पाती। तो हर्ष ने बोला कि मंजरी वहां नहीं आ पाएगी, कनक तुम ही यहां पर आ जाओ। उसे ईर्ष्या हुई। क्या हुआ? अब मंजरी ने भी कनक को देखा। अभी दोनों ने बात की तो मंजरी ने देखा, उसको बहुत ईर्ष्या, क्योंकि मंजरी कनक को पसंद नहीं करती थी। पर वहां क्यों नहीं जा सकती? वह क्या उससे कमजोर है? तो अब मंजरी को जब ईर्ष्या हुई तो मंजरी ने बोला क्यों, वो क्यों, मैं यहाँ वहां से क्यों नहीं जा सकती? मैं कमजोर थोड़ी ना हूं, अब मैं वहां तक जाऊंगी। क्योंकि उसे गुस्सा था, भाई कनक वहां पहुंच सकती है तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकती? तो इसलिए उसने बोला कि मैं वहां जाऊंगी। वह यह सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी ये सब चीजें सोच ही रही थी कि उसे एक शंख दिखाई दिया वहां पर। मंजरी अनजाने ही उसी ओर बढ़ चुकी है। अब क्या हुआ? मंजरी क्या है, वो उसको अच्छा दिखा, वो चाहती थी मैं उसको पकड़ूं, तो वो उस तरफ बढ़ चली। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा की ओर लुढ़क गई। वो उसको उठाने ही चली थी, इतने में एक बड़ी लहर आई और मंजरी को धकेल दिया। मंजरी के पैर में ताकत नहीं थी कि वो पैर टिका पाती, और उसे धकेल दिया और वो कहाँ चली गई? बड़ी चट्टान की तरफ बहती हुई चली गई, जहां पर कौन बैठी थी? कनक। अब यहाँ था, यहाँ पर थी, तो एकदम से आया, वो इस तरफ बहती हुई चली गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया, उसे होश नहीं रहा। अब क्या हुआ? पानी के अंदर आ गई तो मंजरी के मुंह में सारा खारा पानी भर गया और उसने अपने होश खो दिए। यह सब आनंद फानंद में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। हर्ष ने भी ये सब देखा तो उसने कोशिश करी कि वो बचाए, लेकिन हुआ क्या कि वो कोशिश करता उससे पहले एक और लहर आई और उसने मंजरी से दूर कर दिया। हर्ष और दूर चला गया, मंजरी के पास जाना चाह रहा था, मगर उस लहर ने क्या किया? हर्ष को मंजरी से और दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। अब इस लहर के बहाव से
मंजरी जो है वो धक्का खाती और वो बड़ी चट्टान से लड़ जाती, तो उसको चोट आ जाती। लेकिन इससे पहले ही कनक उसमें वहां कूदी, उन दोनों के बीच में यानी कि चट्टान और मंजरी के बीच में जल्दी से उसने मंजरी को बचा लिया। दूसरे ही क्षण तीनों चट्टान पे थे, मतलब जल्दी से उसको कूद के बचाया और उसे चट्टान पर खींच लिया। और इधर से हर्ष भी चट्टान पर पहुंच गया, तो उधर कनक और मंजरी पहुंच गए, इधर हर्ष पहुंच गए, तीनों जो है उस बड़ी चट्टान पर पहुंच गए। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली, पानी बाहर निकला, क्योंकि उसको सब पानी भर गया था। खूब अच्छे से मला, उसको सहलाया और उसका जितना भी पानी था वो सब बाहर निकाला। उसने आंखें खोलकर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी। अब मंजरी जब होश में आई तो उसने देखा कि उसको चोट नहीं लगी, वो बच गई। पर वह बार बार कनक को देख रही थी, क्योंकि वो समझ गई थी क्योंकि कनक ने उसको बचाया था। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी, यानी कि उसका जन्मदिन था 2 दिन बाद। अब अगर उस दिन चोट लग जाती तो उसको बर्थडे सारा खराब हो जाता, लेकिन बर्थडे पार्टी वाले दिन वो बिल्कुल भी ठीक थी, उसे कुछ चोट नहीं आई थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया, सभी उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए थे। तो जितने भी बच्चे थे सभी को दावत पर बुलाया और हर बच्चा उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आया था। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। तो कलाकार जिसके यहाँ मंजरी रुकी हुई थी वो बोलता है, अंत में सबसे अंत में वो गिफ्ट देने के लिए आता है, तो वो बोलता है कि मैंने सबसे सुंदर गिफ्ट बनाया है और सबसे सुंदर लड़की के लिए, और वो सबसे सुंदर लड़की कौन है? मंजरी। तो वो मैं गिफ्ट उसी को दूंगा। सबने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया। उसके बाबा ने बनाया था वो खिलौना जो है उसने मंजरी को दे दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। वो खिलौना इतना सुंदर था कि वो बार बार उसको देख रही थी और खुश हो जाती थी। तभी क्या हुआ, मंजरी अपनी जगह से उठी, जहां बैठी थी। उसने सोचा, ये चीज उसके दिमाग में आई और तभी अचानक वो अपनी जगह से उठ गई। उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। उसको गिफ्ट मिला था वो सुंदर सा पक्षी जो सीपों से बना था, जो कलाकार ने बनाया था, वो लिए हुए वो कहां पहुंची? कनक के पास पहुंची। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा, यह पक्षी तुम्हारा है। उसको गिफ्ट मिला था मंजरी को, लेकिन उसने वो कनक को दे दिया। कहा कि नहीं, ये पक्षी तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है। सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। कनक से बोला कि तुम सबसे सुंदर लड़की हो, ये तुम ही, क्योंकि ये जो पक्षी बना है किसके लिए बना था? सबसे सुंदर लड़की के लिए। और सबसे सुंदर लड़की कौन है? कनक है। मंजरी देखने में सुंदर है, लेकिन कनक दिल की सुंदर थी। और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे और सभी आश्चर्यचकित, इतना सुंदर पक्षी मंजरी ने कनक को दे दिया। सभी आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उसे बधाई दे रही थी। सबको नहीं पता था कि उससे 2 दिन पहले क्या हुआ था, पार्टी से 2 दिन पहले क्या हुआ था। क्यों? क्योंकि कनक ने ही मंजरी को बचाया था। तो इसलिए जब वो सब जान जाते हैं तो सब बहुत खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं और दूर जो है लहरें भी कनक को बधाइयां दे रही होती है। वाक्य जोड़ो, मतलब हमारे सामने 2-2 वाक्य दिए गए हैं। अब इन वाक्यों को हमें जोड़ना है। देखिए, ये जो वाक्य हम जोड़ने जा रहे हैं, ये हम अभी तो हम जैसे नॉर्मली जोड़ रहे हैं, लेकिन आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो वाक्य के जब रूप भेद पढ़ेंगे तो उनमें भी आपको वाक्यों को जोड़ने के लिए आएगा। इसलिए बहुत ही सतर्कता के साथ, ये नहीं कि सिंपल सा एक खेल है, ये अभी आगे क्लासेस में आपके लिए पूरा एक टॉपिक रहेगा। ये जैसे अभी एक क्वेश्चन है, वैसे पूरा एक टॉपिक रहेगा, आपको वो प्रश्न करने होंगे पूरे बहुत सारे। तो कैसे जोड़ेंगे, इनके कुछ नियम भी होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, लेकिन अभी हम इनको देखते हैं कि कैसे हम जोड़ रहे हैं। जैसे 2 क्वेश्चन दिए गए, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने दिया गया है और फिर हम आगे करेंगे। एग्जाम्पल क्या दिया है? सहेलियां नाचती हैं और गाती हैं। ये 2 हमारे पास में वाक्य दिए गए हैं। अब इन्हें जोड़कर हमें एक करना। तो क्या लिखा हमने? सहेलियां नाचती गाती हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, सहेलियां नाचती और गाती हैं। हमने 2 अलग अलग वाक्यों को आपस में कंबाइन कर दिया।
अब इसी तरह आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या है, लहरें उछलती हैं वे कूदती भी हैं। तो ये दो सेंटेंस हैं। अब इनको हम आपस में कंबाइन करेंगे तो कैसे बनेगा, लहरें उछलती कूदती हैं। फिर उसके बाद सब बच्चे हंसते हैं वे खेलते भी हैं। तो क्या हम इसको कंबाइन करके करेंगे, सब बच्चे हंसते खेलते भी हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस वाक्य को भी कंबाइंड किया। अब नेक्स्ट क्या है, मेरी माँ पढ़ना जानती है वह लिखना भी जानती है। तो ये दोनों, मेरी माँ पढ़ना लिखना जानती है। अब इसको वैसे कंबाइन करेंगे हम, दो अलग अलग वाक्यों को, पढ़ना लिखना जानती है, दो क्रियाओं को हमने आपस में कंबाइन कर दिया। तो ये हो गया, मेरी माँ पढ़ना लिखना जानती है। देखिए सभी जगह क्रियाएं कंबाइंड हुई हैं, जो अलग अलग क्रियाएं हो रही थी, जैसे यहाँ पर पढ़ना और लिखना। तो ये बीच की जो ये इतना जो ये था ये हमने हटा दिया, पढ़ना और लिखना जानती है। तो इस तरीके से हम कंबाइंड कर रहे हैं। देखिए सभी जगह क्रिया शब्दों को हम कंबाइंड कर रहे हैं और जितने भी सहायक अलग से वाक्य थे उसको हम हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहानी से। अब कहानी जो हमने पढ़ी थी उस पर आधारित कुछ प्रश्न हमसे पूछे गए। क्या पूछ रहे हैं, हर्ष और कनक छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों में कैसे तैर सकते थे। भाई हर्ष और कनक समुद्र के किनारे ही रहते थे। उनका बचपन ही, मतलब उनकी पैदाइश ही समुद्र के किनारे हुई। उनका सारा जीवन, मतलब जितना भी, अभी वो 10-11 साल का हर्ष था और ऐसे ही 10-11 साल की कनक भी थी। तो ये लोग बचपन से ही समुद्र के किनारे रहे, तो उन्हें अच्छा से खेलना कूदना सब कुछ अच्छा आता था। तो वो समुद्र से परिचित थे, इसलिए उन्हें समुद्र से डर नहीं लगता था। तो क्या था, हर्ष और कनक समुद्र के किनारे रहते थे, उन्हें तैरने का कई वर्षों का अनुभव था। रत्न लिए वे समुद्र की लहरों में भी तैर सकते थे। यानी कि वो जो रत्न कलेक्ट करने के लिए वो समुद्र की लहरों में, उनके पिताजी यही कार्य करते थे, उसके लिए वो समुद्र की लहरों के बीच ही जाते थे। तो वो बहुत ही अच्छे से समुद्र की लहरों में तैर सकते थे और वहां से जाके रत्न भी कलेक्ट कर सकते थे। हर्ष का पिता क्या काम करता था। तो जो हर्ष था उसके पिता क्या थे, वो एक कलाकार थे। वो तरह तरह के सीप पत्थर कलेक्ट करते थे और उनसे तरह तरह चीज़ें बनाते थे और जाकर बगल के शहर में बेच देते थे, जो उनकी इनकम होती थी। तो ये सब चीज़ें वो करते थे। तो कैसे लिखेंगे, हर्ष के पिता कलाकार थे, वो समुद्र में जाल डालकर सीपियाँ, रंग बिरंगी कौड़ियाँ, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर बटोरते और उनसे वह तरह तरह के खिलौने और मालाएं बनाते थे, जिसे वह पास के बड़े नगर में बेच देते थे। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर क्यों बेचती थी। भाई कनक के पिता क्या थे, एक बार समुद्र में नाव लेकर गए और वो कभी वापस ही नहीं आया। वापस नहीं आने का मतलब वो वहीं पर डूब गए, वो नहीं रहे। तो अब उसकी माँ क्या करती थी, मछलियाँ बेचती थी, पेट पालती थी और कनक छोटे छोटे शंखों को कलेक्ट करके उनकी मालाएं बनाती थी और बेचती। यही उनका जीविका थी। जीविका मतलब इनको बेचती थी, पैसे मिलते थे और इसी से वो अपना खान पान और रहन सहन करते थे। क्या दिया, कनक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, माँ मछलियाँ बेचकर घर चलाती थी। उसकी आर्थिक सहायता करने के लिए कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी कि माँ की कुछ हेल्प हो जाए, भी कुछ पैसे कलेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं हमने किए। देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पाठ में बन सकते हैं, इसलिए पाठ जब भी पढ़ाया जाए बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि पाठ के बीच में से कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी ही लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।